हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे विभिन्न रोगों के बारे में जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। डिफरेंट डिजीजेस हम जिसे इंग्लिश में कहते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी ये पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग के बारे में, या फिर इसे शॉर्ट में टीबी भी कहते हैं। और हम बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में यानी कि मधुमेह के बारे में, जिसे हम शुगर भी कहते हैं आम भाषा में। तो आज हम इनकी क्या डाइट होनी चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा न्यूट्रिशन वाले जो चैप्टर्स है उसमें चल रहा है डाइट के बारे में। पर इसमें कौन से बैक्टीरियाज हैं इन रोगों में, कैसे वो वर्क करता है, ये सारी चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट है जो हम हेल्थ वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। तो हम क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जैसा मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुकी थी, तो हम बात करेंगे इसकी डाइट के बारे में। पहले थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये डिजीजेस होती क्या हैं। जो ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो हमारी फेफड़ों की बीमारी है, यानी कि हमारे लंग्स में हो जाती है ये। इसमें जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो हमारी श्वास नली में जा प्रवेश कर जाता है, यानी कि हमारी जो हमारी एयर ट्रैक होती है, एयर पाइप होता है, विंड पाइप होता है, उसमें जाकर एंटर कर जाता है। और इस बीमारी का सबसे मेन जो लक्षण आपको देखने को मिलता है कि हल्का हल्का बुखार रहता है एक लंबे समय तक। यानी कि आपने टीवी में भी देखा होगा कि अगर आपको लंबे समय से खांसी है, कफ है या हल्का बुखार है तो चेक कराएं ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो गवर्नमेंट भी इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए आपके लिए एडवर्टाइजमेंट्स निकालती रहती है। तो ये बीमारी फेफड़ों की है। ये बैक्टीरिया श्वास नली में जाकर रुक जाता है, वहां से प्रवेश करता है और प्रवेश करके वो फेफड़ों तक पहुंच जाता है और एट द एंड इसमें हल्का हल्का बुखार रहता है, ये हमें याद रखना है। और इसमें कैलोरीज की मात्रा जो है, क्योंकि इसमें डाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम सीधे आएंगे पॉइंट पर कि कैलोरीज में ये कहते हैं कि जो हमारी नॉर्मल कैलोरी है, नॉर्मल कैलोरी का 10% हमको अधिक देना है। यानी कि सामान्य कैलोरी अगर हम फॉर एन एग्जांपल मान लें कि 100 कैलोरीज हम दे रहे हैं, हालांकि 1200 कैलोरी से नीचे कोई डाइट प्लान नहीं होता है फॉर एन एडल्ट। तो जैसे हमने 100 कैलोरीज हम दे रहे हैं तो प्लस हम इसमें 10% कर देंगे। 10% करेंगे तब हमारे ट्यूबरक्लोसिस के जो हमारा पेशेंट है उसके लिए ये डाइट सही रहेगी। फिर उसके बाद हमारी प्रोटीन में हम 50% बढ़ा देते हैं। 50% हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रोटीन जो है वो हमारे वेट के जैसे 1 ग्राम पर केजी वेट पर चलती है। अगर आपका वजन 50 किलो है तो हम कितनी खाते हैं प्रोटीन, तो हम 50 ग्राम पर डे खाते हैं। और लेकिन अगर आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तब इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, मतलब तब इसकी क्वांटिटी 1 ग्राम से बढ़कर 1.5 ग्राम हो जाती है, यानी कि 1.5 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर वेट होती है। फिलहाल इन्होंने बोला है कि उसको 50% हमें बढ़ाना है, यानी कि हमें 80 से 100 ग्राम प्रोटीन लेनी ही लेनी है। जैसे कि इफ अ पर्सन इज मेल नरिश्ड, ही और शी इज नॉट हैविंग फूड, दे आर अंडर नरिश्ड, अंडर वेट, तब आपको 50% बढ़ानी होगी। और 50% मतलब ये नहीं है कि इफ द पर्सन इज हैविंग ओनली 35 केजी वेट, यानी कि कई इतने मेल नरिश लोग होते हैं कि उन पर्सन का वेट 35 40 इतना होता है। तो अगर आप इसमें 50% ऐड भी करेंगे तो भी आप इस क्राइटेरिया पर नहीं रीच कर पाएंगे, मतलब आपको 100 ग्राम पर डे में नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि 80 टू 100 ग्राम पर डे आपको प्रोटीन की नीड देनी है। और आपको दोनों ही चीज याद रखनी, एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स होते हैं, यानी कि जो क्षय रोग के पेशेंट्स होते हैं, उनको कैल्शियम ज्यादा देना चाहिए। और क्योंकि फेफड़ों में रक्त का स्त्राव ज्यादा होता है तो आयरन की भी इन्हें ज्यादा जरूरत पड़ती है। इनके जो लंग्स होते हैं उनमें धीरे धीरे जो ब्लड है वो रिसने लगता है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा वो रक्त स्त्राव होने लगता है। तो इसीलिए आयरन लॉस इनका काफी ज्यादा होता है, इसीलिए इनको आयरन की टैबलेट्स और आयरन की क्वांटिटी मतलब आयरन की टैबलेट्स तो डॉक्टर देते हैं, बट
वॉट अ होम साइंस स्टूडेंट विल डू, एक जो डाइटिशियन है वो क्या करेंगे, वो उनको हाई आयरन फूड उनको प्रोवाइड करेंगे, और साथ में ही विटामिन ए एंड विटामिन सी भी अधिक मात्रा में देना है। यानी कि हमने देखा हमको कैल्शियम, आयरन एंड विटामिन ए, विटामिन सी हमें अधिक मात्रा में इनको प्रोवाइड करना है जो क्षय रोग से ग्रसित हैं। आइए हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक के बारे में। हमारा सेकंड टॉपिक है आज का डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस को हम मधुमेह भी कहते हैं। मधुमेह, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अतिसार या कब्ज के बारे में बता देती हूँ। हालांकि ये टॉपिक हमारे एग्जाम में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मुझे लगता है कि इसमें से कुछ चीजें जो मतलब एक दो चीजें पूछ ली जाती हैं। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में देखा था, तो हमारा जो डायरिया है उसको हम कब कहेंगे कि हमारे नॉर्मल लूज मोशन और डायरिया में क्या डिफरेंस है। डायरिया जो है जब हम 2 से बार ज्यादा अपना मल त्याग करते हैं, यानी कि आप एक्सक्रीट ज्यादा करते हैं, आप फ्रेश होने ज्यादा जाते हैं, और जो आपका एक्सक्रीशन है, यानी कि जो आपकी हम कहें पॉटी है या फिर जो भी आप कहते हैं इसको, तो वो जब फटे दूध की तरह पतली दिखाई देती है और उसमें एक चिकना और गाढ़ा सापन दिखाई देता है, मतलब तब आप उसको डायरिया कहेंगे। तो ये जो है इसमें आंतों का पानी जो है, बेसिकली इसमें आंतों का पानी तथा अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण करने की शक्ति काफी कम हो जाती है। मतलब बिना पचा हुआ भोजन मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, जो हम खाते हैं वो चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं। और दूसरा, और ये ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में ज्यादा फैलता है, यानी कि गर्मियों में और बारिश में ये ज्यादा फैलता है, और मक्खियां इसको फैलाने का काम करती हैं। जो कि मतलब आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी जो मक्खियों का समूह है, मतलब कौन से जीवाणुओं का समूह है जो इसको बीमारी को फैलाने का काम करता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी कि जो हमारा डायरिया है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्यूट डायरिया एंड क्रोनिक डायरिया। इफ यू वांट कि मैं इस टॉपिक को ज्यादा मतलब पूरा कवर करूं, ब्रॉडली कवर करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हालांकि हमारे पेपर में, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल इसमें से मैंने आपको क्वेश्चन देखा है, इसीलिए मैंने सोचा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता देती हूँ। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे डायबिटीज मेलाइटिस की, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। तो हम देख लेते हैं डायबिटीज मेलाइटिस को। ये जो है इस बीमारी में जो रक्त है उसमें ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। मतलब हमारी बॉडी में जो मेन बेसिक एनर्जी का सोर्स है वो है ग्लूकोज। हम जो भी चीज खाते हैं वो अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होती है और हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। जब ये ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तब हम डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कि हमको मधुमेह हो जाता है, हमको शुगर हो जाता है, हम इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। सामान्य, अब आपको ये याद रखना है कि सामान्य हमारी डायबिटीज, हमारी जो शुगर का लेवल है वो कितना होता है, क्योंकि ये पूछा जाता है जैसे कि सामान्य बुखार कितना रहता है, सामान्य बीपी कितना रहता है, सामान्य डायबिटीज कितना मतलब सामान्य रक्त में ग्लूकोज कितना रहता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये है 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 मिलीग्राम रहता है। आपको ये डिजिट्स भी याद रखनी है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको नंबर्स तो सेम दे दिए जाते हैं लेकिन डिजिट्स अलग दे दी जाती हैं। और एक लास्ट में ऑप्शन दे दिया जाता है इनमें से कोई नहीं। तो जब वो डिजिट चेंज कर, लास्ट की जो डिजिट्स चेंज कर देंगे, लास्ट के वैल्यू चेंज कर देंगे, तो ऑब्वियसली आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। इसीलिए आपको ये याद रखना है कि 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड में इसकी सामान्य मात्रा रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 180 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर से ज्यादा हो जाती है तो ग्लूकोज गुर्दों की कोशिकाओं को छानकर पेशाब में आने लगता है। यानी कि जो हमारे गुर्दे हैं उनसे जब ये इतनी ज्यादा मात्रा हो जाती है तो हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब तो होता नहीं है, यूज तो होता नहीं है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो गई तो ओवरफ्लो करके, यानी कि एक तरीके से छान कर ये हमारी जो यूरिन होता है, यूरिनेशन के ड्यूरेशन में ये हमारे यूरिन में आ जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो यूरिन है वो गाढ़ा हो जाता है, मीन्स इट बिकम्स थिक। और इसमें
ग्लूकोज की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। हम यूजुअली कैसे पता लगाते हैं, मतलब जो हमारे अर्ली सिम्टम्स होते हैं कि आपको प्यास ज्यादा लग रही है, आपको सूजन आ रही है, या फिर आप जब आप यूरिन पास करते हैं तो आपके जो टॉयलेट सीट है वहां पर चींटियां लग जाएं, तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि हमें डायबिटीज है या फिर हम डायबिटीज के फेज में जा रहे हैं। तो इस तरीके से पता चल जाता है क्योंकि हमारा जो यूरिन है उसमें ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए इसको मधुमेह, या फिर हम इंग्लिश में कहें रेन ऑफ हनी, मधुमेह का मीनिंग है रेन ऑफ हनी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो प्लीज डू नोट डाउन। अगेन वही कहूंगी कि आप अपने नोट जरूर बनाएं। मैं हर वीडियो में ये बात कहती हूँ, आई डोंट नो आप फॉलो करते हैं या नहीं, बट आपका नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो मधुमेह रेन ऑफ हनी कहते हैं इसको। उसके बाद हम बात करते हैं कि चयापचय से संबंधित रोग है। फिर जो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है, जो चयापचय है वो पूर्ण नहीं हो पाता है, साथ में ही प्रोटीन फैट का जो चयापचय है वो भी प्रभावित हो जाता है इस बीमारी में। मतलब कि आपने जो भी कार्बोहाइड्रेट खाया वो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, और साथ में ही जो आप प्रोटीन ले रहे हैं, जो फैट ले रहे हैं, उनका भी डाइजेशन जो है वो इफेक्टेड रहता है। जब उसका एब्जॉर्प्शन ये सारी चीजें प्रॉपर नहीं होंगी तो वो हमारी बॉडी में एक्स्ट्राज में कैलकुलेट होगा और अल्टीमेटली हमारे गुर्दों से छनकर बाहर निकलेगा हमारे यूरिन में। तो अब हम बात करते हैं मधुमेह में पोषक तत्वों की आवश्यकता, जो कि इस टॉपिक में पूछा गया है। इसमें कैलोरीज की अगर हम बात करें तो इसमें कैलोरीज ऑल्दो नॉर्मल रखी जाती हैं विभिन्न वजन, लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट एजेस मतलब वेट है, जैसे कि कोई मेल नरिश्ड है, कोई ओवर वेट है, कोई अंडर वेट है, कोई नॉर्मल वेट है, तो उसके बेसिस पर और साथ में ही कि पर्सन की एक्टिविटी क्या है, कि वो कितना एक्टिव रहता है, वो सेडेंटरी वर्कर है, मॉडरेट वर्कर है, या फिर हैवी वर्कर है, यानी कि वो लेबर टाइप वर्क कर रहा है, वो सिर्फ कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा है, या फिर वो कुछ भी काम नहीं करता है, नॉर्मल लाइफस्टाइल एकदम सिंपल जी रहे हैं, तो उनकी क्रियाशीलता पर इस कैलोरी की मात्रा अलग अलग होती है और ये डिपेंड करती है। ये जो ऊर्जा है या कैलोरी है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों से ही हमको मिलती है। ये तो हमें पता ही है कि हमें 1 ग्राम जो प्रोटीन होती है वो 9 कैलोरीज देती है। तो इसी तरीके से हमारे फैट और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसका हम फैट कम कर देंगे, फैट से जो कैलोरीज उसे मिल रही हैं वो हम नहीं लेने देंगे, क्योंकि जो डायबिटीज मेलाइटिस है इसमें जो हमारी धमनियां हैं वो थिक हो जाती हैं, वो टाइट होने लगती हैं, तो हम इसमें फैट की मात्रा को कम कर देंगे और हम बढ़ा देंगे प्रोटीन की मात्रा को, क्योंकि जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में ना केवल हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, साथ में ही उसका जो मेन वर्क है हमारे शरीर में हो रही टूट फूट की मरम्मत, हमारे रोगों की क्षमता, एंटीबॉडीज को डेवलप करेगा, क्योंकि एंटीबॉडीज आर अल्टीमेटली मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन से ही बनी होती हैं। तो हमें क्या करना है, कैलोरी की मात्रा तो व्यक्ति की क्रियाशीलता पर, उसके वजन पर डिपेंड करेगी, फिर उसके बाद है कि उसकी जो फैट है उसको कम करना है और हमें प्रोटीन को बढ़ा देना है। और एक अगर हम बात करें कि हम कितना कैलोरीज लेते हैं, कैसे कैलोरी काउंट करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि एक सामान्य जो व्यक्ति है, मतलब जो भी एक नॉर्मल वर्किंग पर्सन है, उसका वजन उस व्यक्ति के मतलब 30 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट के बराबर हम ऊर्जा यूज करते हैं, यानी कि 30 कैलोरीज हम 1 किलो वजन के बच्चे को 1 किलो वजन के बच्चे को हम 30 कैलोरीज देंगे। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, 1 किलो का वजन का बच्चा सरवाइव नहीं करता है, क्योंकि आपका जो नॉर्मल वेट है वही 7 पाउंड्स है, यानी कि 7 पाउंड्स यानी कि 3.5 किलो, 3.5 किलो जो वजन है वो नॉर्मल वजन है। हालांकि 2 किलो 2.5 किलो के बच्चे भी आईसीयू में रखकर या फिर जिस भी तरीके से डॉक्टर उनको बचा लेते हैं, बट जो आइडियल वेट है जो पूछा जाता है दैट इज
7 पॉन्ड्स। पॉन्ड्स में पूछा जाए तो 7 पॉन्ड्स, वेट केजीज में पूछा जाए तो 3.5 kg। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि 30 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट हम एनर्जी यूज करते हैं जब हम डाइट प्लान बनाते हैं। फिर जो हम देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ प्रोटीन से एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से हम फैट को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि कार्बोहाइड्रेट से तो हम 50% कैलोरीज ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का काम ही हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना है। 20% हम प्रोटीन से लेते हैं एनर्जी और 30% हम फैट से लेते हैं एनर्जी। लेकिन जो गर्म प्रदेश है, जो जो जगह गर्म है, जहां पर हीट ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो वहां पर 10% एक्स्ट्रा कैलोरीज की आवश्यकता पड़ती है। हम इस चीज को अपने दिमाग में लेकर चलते हैं जब हम डाइट प्लान बनाते हैं। आई होप आपको ये पता होगा पहले। अगर नहीं पता था तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं कि आपको ये पॉइंट पहले नहीं पता था। आपके जवाब, आपके कमेंट्स जो वीडियो है उसको मेरे लिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं और मुझे लगता है कि यस, इट इज यूजफुल फॉर समवन। आगे हम बात करेंगे कैलोरीज की आवश्यकता प्रति किलोग्राम भार पर किस तरीके से पड़ती है। यानी कि डिपेंड करता है ना कि पर्सन इज वर्किंग, नॉट वर्किंग, ही सेडेंटरी वर्किंग, उसका वेट क्या है, ये सारी चीजें। तो अगर पर्सन अंडर वेट है तो हम क्या करेंगे, और वो कम क्रियाशील है, मध्यम क्रियाशील है या फिर अत्यधिक क्रियाशील है, यानी कि लेबर टाइप वर्क है, बैठने का काम है, या बहुत कम काम करता है या काम नहीं करता है, अगर हम ये कहें तो। ऐसा तो होता नहीं कि कोई काम नहीं करता, बट स्टिल उसकी जो एक्टिविटी रेट है वो काफी कम है। तो अंडर वेट वाले पर्सन को हम देंगे 35 और 35 कैलोरीज एक्स्ट्रा, 35 कैलोरीज पर केजी। मीडियम वर्कर को 40 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट और हैवी वर्कर को देंगे 45 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट। वहीं जो स्टैंडर्ड वेट होता है, हमारा नॉर्मल वेट है, जो हमारा बीएमआई के अकॉर्डिंग हमारा होना चाहिए, तो हम उसमें लेंगे 30 जो हमारा 30 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट। और अगर इफ यू आर सेडेंटरी वर्कर तो 35 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट। और अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो 40 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट। इफ यू आर ओबीज, मोटापा है आपकी बॉडी पर, तब आप 20 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट लेंगे। 25 इफ यू आर सेडेंटरी वर्कर, 25 केजी पर बॉडी वेट। और उसके बाद हम अत्यधिक, मतलब बहुत लेबरल वर्क करते हैं आप, तो आप 30 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट आप लेंगे। ऑल राइट। अगर आप मतलब इतने बीमार हैं, आप अगर बेड रेस्ट पर हैं, शैया पर लेटे हुए व्यक्ति हैं, तो 25 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट आप लेंगे, इससे ज्यादा नहीं। आपको ये चार्ट याद रखना है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। जैसा कि ये चीज 90% क्लियर हो गई है कि अब आपके इंटरव्यूज नहीं होंगे, और साथ में ही जो आपके एमएड के, पीएचडी के, इन सारी चीजों के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, तो आपका मेन फोकस बन जाता है आपके सब्जेक्ट कंटेंट को फोकस करना कि क्या आएगा, किस तरीके से आएगा, एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए। इसके लिए सारी चीजें हमको याद रखनी होंगी। पहले क्या होता था कि हम यहाँ से कवर कर लेंगे भाई, हम इंटरव्यू में कवर कर लेंगे, है ना। अगर हमारा रिटर्न थोड़ा सा रह गया है, अगर वी हैव क्लियर द बेस लाइन, तो हम उसमें कवर कर लेंगे। हम अपने मार्क्स जो है वो एमएड से बढ़वा लेंगे, हम पीएचडी से बढ़वा लेंगे। तो ये चीजें अब नहीं हो पाएंगी। यू हैव टू फोकस ऑन योर कंटेंट, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज। दिस इज द ओनली थिंग विच इज रिमेनिंग राइट नाउ इन दिस एग्जाम। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है, इसकी अधिक कमी आहार में नहीं की जाती है क्योंकि दिस इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन जो लोगों की बॉडी में इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब जिनको इंसुलिन आउटर सोर्स से इंजेक्ट नहीं किया जा रहा है, उन लोगों को कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया जाता है। क्योंकि जैसा कि हमने अभी बताया नहीं है कि कार्बो जो
मधुमेह है यानी कि जो हमारी डायबिटीज है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है हमारी हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा होता है हाइपोग्लाइसीमिया जिसमें कम हो जाती है ना। और साथ में ही एक और टाइप होता है डायबिटीज का जो है जुवेनाइल टाइप डायबिटीज, और दूसरी होती है मैच्योरिटी ऑनसेट टाइप डायबिटीज। और मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज वो होती है जो कि आपको 40s के बाद में आती है, और जुवेनाइल होती है जो कि छोटी उम्र में या फिर आप बाय बर्थ आपको जो डायबिटीज आती है। तो इसमें ये लोग बात कर रहे हैं कि जो जुवेनाइल वाली होती है उसमें तो हमें इंसुलिन देना पड़ता है बाहर से, क्योंकि बॉडी में बाय बर्थ या फिर छोटी एज से ही आपकी बॉडी में इंसुलिन का निर्माण जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। और अगर आप प्रौढ़ हैं यानी कि आप एडल्ट हैं तो आपकी बॉडी में आपको 40s के बाद में ये बीमारी हुई है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन पहले तो बन रहा था और अब भी बनेगा, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, अपनी डाइट को ठीक कर लेंगे तो, है ना। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर बात करी है कि अगर व्यक्ति को इंसुलिन बाहर से नहीं दिया जा रहा है तब उसके आहार में कार्बोहाइड्रेट को घटा दिया जाता है, क्योंकि हम बॉडी को खुद से ट्रीट करेंगे, मतलब बिकॉज इट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज जैसा कि मैंने कहा था। तो इसको हम बाय आपके स्लीपिंग पैटर्न चेंज करके, आपकी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करके, और आपकी वर्किंग मोड को चेंज करके, यानी कि थोड़ी एक्सरसाइज, योगा, रनिंग, जॉगिंग, इन चीजों को इंक्लूड करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट निकालने का क्या तरीका है, मतलब हमको कितनी कार्बोहाइड्रेट देनी है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी कुल कार्बोहाइड्रेट है उसका 10वां हिस्सा एक्स्ट्रा देना है, यानी कि उसको हमें 1/10 पार्ट जो है एक्स्ट्रा देना है। जैसे कि आप 1800 कैलोरीज दे रहे थे, एक पर्सन को 1800 कैलोरीज दे रहे थे, तो हम उसका 10% निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 180 ग्राम। तो हमें इस तरीके से इनको प्लस कर देंगे 1800 कैलोरीज में, तो हमारी हो जाएंगी 1980 कैलोरीज हम इस व्यक्ति को देंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो ये नॉर्मली रहती है, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन सामान्य मात्रा में प्रोटीन देने से ग्लूकोनियोजिनेसिस द्वारा रोगी के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन देंगे, सामान्य से ज्यादा प्रोटीन देंगे, तो उनमें ग्लूकोनियोजिनेसिस नामक जो बीमारी है, जो रोग है, वो बढ़ जाता है। इसीलिए हमें ये सामान्य ही देनी होगी। फिर अगर आगे हम बात करें कि जो अगर हम जैसे ज्यादा दे रहे हैं प्रोटीन को, तो उससे हमारी बॉडी में नाइट्रोजन पदार्थ भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हमारी प्रोटीन होती है उसकी बेसिक यूनिट जो होती है वो अमीनो एसिड होती है। अमीनो एसिड कुछ और नहीं बल्कि नाइट्रोजन का ही एक पार्ट है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो ये भी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ रहा था, अगर हम प्रीवियस बात करें तो अगर हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं तो यहाँ पे एक तो ग्लूकोज बढ़ रहा है, क्योंकि एनर्जी वहां ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ले रहे थे वो सेव होती जाएगी, और प्रोटीन से एनर्जी मिलेगी अगर हम प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो हमें यहाँ पे ये नहीं यूज करना है। और साथ में ही हमको प्रोटीन इसलिए भी ज्यादा नहीं देनी क्योंकि नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन पदार्थ ज्यादा हो जाएंगे अगर। और लेकिन कुछ रोगियों को नाइट्रोजन की मात्रा अधिक दी जाती है। वो कौन होते हैं, जो मेलनरिश्ड होते हैं, जो अंडरवेट वुमेन होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, या फिर लैक्टेटिंग मदर हैं, या फिर बच्चे हैं। यानी कि जो लोग एक नॉर्मल क्राइटेरिया से बाहर हैं, जैसे कि मेल नरिश्ड पर्सन है, कोई भी लेडी मेल, तब हम उसको प्रोटीन ज्यादा देंगे क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है अपने मतलब नॉर्मल बॉडी वेट पर आने के लिए। फिर उसके बाद है जो अंडर वेट वुमेन है, उनको भी हम देंगे। प्रेग्नेंट वुमेन है, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोटीन की ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके वॉर्म में एक बेबी डेवलप हो रहा होता है। और लैक्टेटिंग मदर को भी प्रोटीन की, आयरन की, इन चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। और चिल्ड्रन, क्योंकि ही इज ऑल्सो इन ग्रोइंग स्टेज, इसीलिए इन लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को जो प्रोटीन है उसकी नॉर्मल हम डोज प्रोवाइड करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम मधुमेह के रोगियों की बात कर रहे हैं तो अगर द पर्सन इज नॉर्मल
उसका वेट बिल्कुल ठीक है, उसकी क्रियाशीलता सामान्य है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है, तो 1 kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम देंगे। और अगर पर्सन ये स्पेशल कैटेगरीज में आ रहा है इनमें, तो हम उसको 1.5 यानी कि 1.5 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट के हिसाब से हम प्रोटीन देंगे। फिर हम बात करते हैं फैट के बारे में। फैट, क्योंकि जैसा स्टार्टिंग में हमने बताया था, फैट हमको कम देना है, फैट हम कम देंगे। ट्यूबरक्लोसिस में भी हम फैट कम दे रहे थे, और मैं तो कहूंगी कि रेगुलर बेसिस पर भी फैट हमको कम कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन कंज्यूम जरूर करना है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में चिकनाहट देता है। हमारी जो जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी जो हाथ जैसे कोहनी है, हमारा घुटना है, इनमें जो लुब्रिकेशन का काम है वो भी फैट के द्वारा ही होता है। अगर वो सब कम हो जाएगा तो हमारी फेस से जो है वो ग्लो चला जाएगा, डलनेस आ जाएगी, ड्राइनेस आ जाएगी, है ना। तो इसलिए फैट होना चाहिए, बट इन अ सफिशिएंट क्वांटिटी। हमको असंतृप्त वसा का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि है रिफाइंड ऑयल है, मूंगफली का तेल है, डालडा है, घी है। इनका यूज हमको अपनी डाइट में करना चाहिए, यानी कि जो मधुमेह का रोगी है उसके लिए असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड फैट का हमें यूज करना है, जिससे रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर न बढ़ पाए और एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी से बचाया जा सके। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जो हमारी वेन्स होती हैं इनमें अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाता है ऐसे करके। तो क्या हो जाता है, ये जो यहाँ से जहां से ब्लड जा रहा है, ये जगह सक्रिय हो जाती है, छोटी हो जाती है, नैरो हो जाती है। तो उसके कारण जो ब्लड का प्रेशर है वो दबाव बढ़ने लगता है। जो हमारी जो नर्व्स हैं वो डायस्ट्रोल सिस्टोल करती है, मतलब जब वो अगर सही से वर्क नहीं करेंगी तो एथेरोस्क्लेरोसिस की स्टेज आ जाएगी और हमारी बॉडी में ब्लड का सही सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स में हमें देना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट की चयापचय के लिए जरूरी होता है। अगर बी कॉम्प्लेक्स की कमी कर दी जाएगी तो पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अगेन क्या होगा, नाड़ी ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। नाड़ी ऊतक क्षतिग्रस्त होने पर, क्योंकि हमें फिर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं खनिज लवण के बारे में। खनिज लवण हमें सामान्य मात्रा में चाहिए, लेकिन अगर पर्सन को डायबिटीज के साथ साथ में हाई ब्लड प्रेशर भी है तो हम सोडियम की मात्रा को यहाँ पर कम कर देंगे। इस तरीके से हम अपनी डाइट की चीजों को मेंटेन करेंगे। और जो चीजें हमें फूड में अवॉइड करनी है वो है चीनी, गुड़, शहद, गन्ने का रस, और जितनी भी तरीके की XYZ मिठाइयाँ होती हैं वो सब हमें इग्नोर करनी है या फिर कंप्लीटली बैन करनी है डाइट से, जो डायबिटिक हैं उनके लिए। और फिर उसके बाद जो हमारी जड़ वाली सब्जियां हैं, जैसे कि आलू, अरबी, जिमीकंद, शकरकंद, मिश्रीकंद और चुकंदर, ये सारी भी वेजिटेबल्स को हमें नो करना है, हमें बंद कर देना है। किशमिश, छुआरा, खुबानी, अंजीर, ये सारी भी चीजें हमें बैन करनी है फूड में से, डाइट में से, क्योंकि ये सारी ही अपने आप में एक नेचुरल स्वीटनेस होती हैं। और साथ में ही जैसे जिन लोगों को हैबिट होती है अपने गर्म दूध में अंजीर और किशमिश ये सारी चीजें डालकर खाने की, तो उनको भी ये चीजें अवॉइड करनी होंगी। और साथ में ही जो पेस्ट्री है, केक है, चॉकलेट है, जितनी भी मतलब स्वीट फूड्स हैं उन सबको बंद करना है। तो इस तरीके से हम डायबिटीज का जो डाइट प्लान है उसको फॉलो कर सकते हैं। क्या चीज इंक्लूड करनी है, क्या एक्सक्लूड करनी है, ये चीजें आज हमने बात की। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो हालांकि काफी लंबी हो गई है, बट स्टिल मैंने कोशिश की है सारी चीजों को कवर करने की। कुछ रह जाता है या फिर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज डू कमेंट बिलो, सो दैट मैं उस चीज को इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए और बेटर चीज ला सकूं। अब एग्जाम का जो अपडेट है वो ये है कि अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएगा नोटिफिकेशन फॉर श्योर, जो कि कहा जा रहा है। तो प्रिपरेशन को थोड़ा सा और हार्ड करेंगे और थोड़ा अच्छी तरीके से करेंगे। इसी के साथ में हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया करेंगे, सो दैट हमें पता रहे कि पेपर कैसा आता है, वी आर गोइंग राइट वे और रॉन्ग वे, ये हमें पता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हमेशा वीडियो को पूरा देखें, कभी भी स्किप करके ना देखें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।